वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम यूनिट 2 के अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। केवीएस एलडीसी के एग्ज़ाम में जो आए हैं, टीजीटी के एग्ज़ाम में हैं ये, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। अपना स्कोर जो है आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड एक बात और ज़रूर ध्यान रखनी है, जब भी आप इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे ना, तो पता क्या होगा, बहुत 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लगेंगे। मतलब ऐसा डिलेमा होगा आपको कि चारों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, तो वहाँ पे आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। आपके डाउट्स भी हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अब जैसे आगे आगे जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताती चलूँगी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें सारे ही सही लगेंगे, तो वहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो कैसे चूज़ करना है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिलेमा बहुत होता है इन क्वेश्चंस में, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ऐसे ऑप्शंस डाले जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी मोस्ट पॉजिटिव आंसर या मोस्ट सूटेबल आंसर जो होता है, उसको आपको चूज़ करना है। ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है हर क्वेश्चन का आंसर करने से पहले, ठीक है। नाउ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग जो है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। किससे रिलेटेड? अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, द बेस्ट रेशनल फॉर यूज ऑफ एवी एड्स, एवी मतलब ऑडियो विजुअल, लाइज इन द फैक्ट दैट, कौन से फैक्ट में लाई करता है यहाँ पे? इज जस्ट अदर वे ऑफ डूइंग, नो, कि सिर्फ एक दूसरा तरीका है पढ़ाने का। मेक्स लर्निंग कॉन्क्रीट, लर्निंग को ये और ज़्यादा कॉन्क्रीट बना देता है। एक्टिवेट आवर टू सेंसेस, वो तो ठीक है, सेंसेस तो ठीक है। फैसिलिटेट्स टीचिंग लर्निंग, और ये क्या करता है यहाँ पे? टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस उसको फैसिलिटेट करता है। तो सिंपली ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि वो टीचिंग लर्निंग को वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वंस एनेबलिंग कंडीशंस आर प्रोवाइडेड, लर्निंग विल ऑटोमेटिकली टेक प्लेस। एक बार आप अच्छे से कंडीशंस प्रोवाइड कर दीजिए, लर्निंग जो है ऑटोमेटिकली अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। इज़ वन ऑफ द मेन अफर्मेशंस इज, किसके अंडर ये दिया गया है? एनसीएफ, पीओए, एनपीई या एजुकेशन कमीशन, ठीक है। तो ये दिया गया है एनसीएफ 2005 के अंडर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वट इज़ द वे ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर जो है वो किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है? डेवलपिंग इंटरेस्ट इन वर्क एंड इन इम्प्रूवमेंट, वेरिएशन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन रीइंफोर्समेंट, रिपीटेटिव एक्सरसाइज, अवॉइडिंग पनिशमेंट। तो जब पढ़ाया था तो बिल्कुल बताया था कि रीइंफोर्समेंट पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, variation in providing reinforcement. Okay, question number 14, what which is not true about demonstration method। demonstration method जो है उसके बारे में क्या ट्रू नहीं है? स्पॉन्टेनियस क्लियरिंग ऑफ डाउट, स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिवनेस, महंगा है, ये तो कोई जची नहीं बात। रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये भी सही है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स है वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट रहेगा, क्योंकि एक्सपेंसिवनेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी बोर्न इन माइंड वाइल फॉर्मिंग ग्रुप। जब ग्रुप बना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए दिमाग में? ग्रुपिंग शुड बी सच दैट फ्री इंटरेक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स इज़ पॉसिबल, कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके अमंग फ्री इंटरेक्शन जो है बिल्कुल हो। ग्रुपिंग शुड बी डन एज पर स्टूडेंट चॉइस, स्टूडेंट की चॉइस के अकॉर्डिंग हो। ग्रुपिंग शुड बी हेट्रोजिनस, हेट्रोजिनस ग्रुप होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है। शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे बेस होने चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें फ्री इंटरेक्शन हो सके, ठीक है। तो 15 का ए आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, ए लेसन प्लान शुड नॉट बी, एक लेसन प्लान जो है वो क्या नहीं होना चाहिए इनमें से? ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल होने चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन होती है। कॉम्प्रिहेंसिव, वाइड जो है उसका एरिया होना चाहिए ताकि सबकी नीड्स को कवर करे। प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए। फ्लैक्सिबल, यहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी जो है लेस अप्रोप्रिएट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। सो एक इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक होती है जो रियल लाइफ सिचुएशन पे बिल्कुल बेस होती है। लर्निंग एक्टिविटीज़ उसमें प्रोवाइड होती हैं। इंटरेक्टिव स्कोप भी होता है उसमें, वन और मोर ग्रुप इंटरेक्शंस का, बेस्ड ऑन गिवन नॉलेज एंड स्किल।
तो यहाँ पे किसी एक नॉलेज या स्किल पे बेस ये सबसे लेस अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बुक की नहीं इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक की बात हो रही है, जिसके अंदर एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्टिविटीज़, रियल लाइफ सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच काइंड ऑफ ICT टूल्स वुड बी ए मिसफिट इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो इनमें से ये अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से हैं ये क्वेश्चंस। कौन सा ICT का टूल लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में मिसफिट रहेगा? इंफॉर्मेटिव टूल जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो, सिचुएशन से रिलेटेड टूल, कंस्ट्रक्टिव टूल या कम्युनिकेटिव टूल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हमें बुक से भी मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसके अंदर सिचुएशन से रिलेटेड, कुछ कंस्ट्रक्टिव नॉलेज से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो टूल्स है वो आते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे सबसे कम अप्रोप्रिएट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा यहाँ पे। वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इज, इसकी लिमिटेशन क्या है? देखो, मेक प्रोविज़न फॉर इफेक्टिव फीडबैक ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। एक्टिवली इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन देयर ओन लर्निंग, जो स्टूडेंट्स हैं अपनी खुद की लर्निंग में वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, सही है। इट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड हैंस नॉट इवेलुएटिव, तो ये डिस्क्रिप्टिव है नेचर में और इवेलुएटिव नहीं है। इट डज नॉट प्रमोट सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट नहीं होती, किसमें? असेसमेंट फॉर लर्निंग में, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग में सेल्फ असेसमेंट होती है, लेकिन फॉर लर्निंग में नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, इन केस यू हैव ए ब्राइट स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में एक ब्राइट स्टूडेंट है, यू विल रिमेन प्लीज्ड विद हर या हिम, आप उसके साथ हमेशा, मतलब उसकी तरफ हमेशा प्लीज रहेंगे एक तरीके से। ट्रीट हिम हर एट पर विद अदर्स, दूसरों से के कंपैरिजन में उसे अलग ट्रीट करेंगे। प्रोवाइड हर हिम विद चैलेंजिंग टास्क, आप उसे चैलेंजिंग टास्क जो है वो प्रोवाइड करेंगे। या फिर इन्फॉर्म हिज हर पेरेंट्स दैट शी ही इज़ इंटेलिजेंट, या उसके पेरेंट्स को आप इन्फॉर्म करेंगे कि वो जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। हम जो चाइल्ड है उसे चैलेंजिंग टास्क्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं उसको और बढ़ा सके। वन ऑफ द क्लास टेस्ट मोस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स अचीव्ड वेरी लो मार्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यू विल लाइक टू एडमिनिस्टर। क्लास टेस्ट में बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका बहुत कम मार्क्स आए हैं, कौन सा टेस्ट जो है आप एडमिनिस्टर करेंगे? ठीक है, यहाँ पे अनदर अचीवमेंट टेस्ट, दूसरा अचीवमेंट टेस्ट जो है आप कंडक्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, प्रोग्नोस्टिक करेंगे या एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। तो एप्टीट्यूड तो हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है ना, रीजनिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड, वो तो उससे रिलेटेड हो गया। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक तो होता है कि भाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं। तो 21 में 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि सबके ही कम मार्क्स आ रहे हैं, तो हम अब ये फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या है, तो वहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है हम कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड यू एग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द क्लासरूम फर्नीचर, जो क्लासरूम का फर्नीचर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कौन से स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? वंस फिक्स इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब, कि एक बार फिक्स हो गया उसके बाद इसे डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल नहीं भाई। टीचर शुड नॉट वरी अबाउट फर्नीचर एज इट हैज़ लिटिल रेलेवेंस टू टीचिंग लर्निंग, टीचर को इसके बारे में चिंता ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका टीचिंग लर्निंग से बहुत कम रेलेवेंस है। इट्स अरेंजमेंट शुड बी चेंज्ड ऑन डेली बेसिस या वीकली बेसिस, डेली या वीकली इसको चेंज करो। इट्स अरेंजमेंट शुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द नीड्स, जैसे ज़रूरत है वैसे चेंज करते रहो टाइम टू टाइम। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट हेयर और यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक करिकुलम कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, जो करिकुलम उसको बहुत अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द कंप्लीट एरे ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, सम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल एक्सपीरियंस अंडर पैट्रोनेज ऑफ ए स्कूल, all the materials used to further pupil activities, some of total knowledge to be provided to learners। देखो अब यहाँ पे सारा ही दिखने में तो सारा ही करेक्ट लग रहा है ना कि सारे ही सही हैं कि भाई सम ऑफ नॉलेज, टोटल नॉलेज प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स, बिल्कुल हमने पढ़ा भी है। बट यहाँ पे हमें क्या चूज़ करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे होगा कंप्लीट एरे ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, ये तो होता है हमारा सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी के अंदर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे
बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि करिकुलम जो है वो स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो सम ऑफ टोटल ऑर्गेनाइज्ड पीपल एक्सपीरियंस, तो सारा जितना भी ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के अंडर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी मोस्ट करेक्ट रहेगा। The most important consideration for the duration of period of teaching should be based on, जो सबसे important consideration है ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टीचिंग का जो पीरियड है उसके दौरान, वो किस पे बेसिस होनी चाहिए? एजुकेशन डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन के, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन पे, एज एंड अटेंशन स्पैन ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स की एज है और उनका अटेंशन स्पैन है उसके ऊपर, टीचर्स डिस्क्रिशन या नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। तो इनमें से किस पे जो है वो डिपेंड होने चाहिए? तो यहाँ पे एज एंड स्पैन ऑफ स्टूडेंट्स जब पढ़ाया था तो बिल्कुल बताया था कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो उनकी एज के बिल्कुल अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यानी 2 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन? जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से क्या नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, भाई छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, बिल्कुल है, ये तो बताया था। प्रिंसिपल ऑफ पीयर ग्रुप लर्निंग, पीयर ग्रुप भी होती है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ मास्टरी लर्निंग, ये भी बिल्कुल बताया था कि मास्टरी लर्निंग भी कहते हैं इसे। प्रिंसिपल ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, देखो क्लियरली जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो बताया था कि ये रोट लर्निंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, इसी को ख़त्म करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा जब लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हैं यूनिट 2 के भी एमसीक्यूज़ जो एलडीसी में आए हैं टीजीटी लेवल पे। ठीक है, तो हमारी पेडागोजी की जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं और जो अपकमिंग एमसीक्यूज़ की पीडीएफ है उनको एक्सेस करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो नई वीडियोज़ की अपडेट के लिए। हैव ए गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ये जो सारा है हम रीजनिंग भी करेंगे इसके बाद, पहले पेडागोजी कंप्लीट कर लेते हैं। इंग्लिश हिंदी के कुछ जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता दूंगी, जो पीडीएफ है उसको काफ़ी चीज़ें सेट करनी है, उसके बाद मैं शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ऑलराइट, तो तब तक आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।